हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशंस के बारे में कि कैसे हम एटॉमिसिटी क्या निकालते हैं, कैसे हम जो है आप कह सकते हो कि वेपर डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एटॉमिक मास। क्या रहेगा? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है तो हम ये डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एमयू यूनिट क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। और जो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम, क्या रिलेशन होगा वो सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है। तो ये चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एटॉमिक मास, अगर हम आज की बात करें कि एटॉमिक मास अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स का क्या करना है, मेजर करना है, तो एटॉमिक मास को कैसे मेजर करेंगे। तो हम एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री। क्या करते हैं उस टेक्निक में, क्या करते हैं हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री में हम एक क्या करते हैं, एक ये लगा लो आपने एक ट्यूब ली, ठीक है, ये आपने क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, अपने सैंपल को डाल दिया, ठीक है। और एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है और इस टेस्ट ट्यूब को आपने मास स्पेक्ट्रोमीट्री में क्या कर दिया, पुट कर दिया, पुट इट इन मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो क्या करेगा, ये आपकी जो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री इंस्ट्रूमेंट, ये अपने आप ही आपकी जो टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है, आपने कोई भी मॉलिक्यूल्स रखा है या कंपाउंड रखा है उसका क्या निकाल के दे देगा आपको, आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल्स रखा है तो क्या निकाल के देगा, मॉलिक्यूलर मास। अगर आपने कोई भी क्या रखा है, एटम, कोई भी आपने क्या रखा है, एटम, अगर इसमें कोई भी एटम रखा है या एलिमेंट रखा है तो उसका क्या देगा, एलिमेंट रखा है तो उसका एटॉमिक मास। क्लियर। तो मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हो आप इससे, और एटॉमिक मास भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें 19वीं सेंचुरी, स्टार्टिंग के 19वीं सेंचुरी में बात करते हैं हम, 19वीं सेंचुरी, इन 19वीं सेंचुरी, तो उस टाइम पर तो ये टेक्निक नहीं थी हमारे पास, ये टेक्निक तो आज है ना। तो उस टाइम पर हम जो है एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते थे, ठीक है, तो वो देखिए, उसको समझिए, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री पर चलते हैं हम। तो आपको पता है कि जैसे हमारे गांव में या हमारे घर पर भी कहीं भी पहले पूछ सकते हो, अगर आपके घर पर कोई भी दादा दादी हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं बेटा। तो क्या करते थे कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करते थे। क्या करते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब देखिए, आपको आपने क्या किया, कोई भी आपको पता है आपके घर पर एज्यूम कर लीजिए कोई पत्थर है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से आपने क्या किया, उस पत्थर का वेट फाइंड आउट कर लिया। क्या है, आपके पास एक पत्थर है, किसी न किसी तरीके से आपने उस पत्थर का क्या किया, वेट फाइंड आउट कर लिया, यानी कि मास फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आपने एज्यूम किया कि आपके पास एक ही पत्थर है, ठीक है, कोई भी स्टोन है आपके पास ये, और इस स्टोन का वेट जो है वो कितना है, 2 kg। आपने फाइंड आउट कर लिया किसी न तरीके से, कैसे भी करके आपने इसका फाइंड आउट कर लिया, वेट 2 kg, ठीक है। तो अगर हमें किसी अदर चीज़ का वेट मेजर करना है, जैसे आपने क्या करना है, 2 kg आटा मेजर करना है, 2 kg जो है आपने आटा मेजर करना है, तो आप कैसे करोगे, 2 kg आप लगा सकते हो वेट, गेहूं क्या करना है, वेट करना है उनका। तो आप क्या करोगे, आपके पास पता है आपको कि आपके पास एक पहले क्या होता था, तराजू, जिसको आप बोलते थे तराजू मेजरमेंट के लिए, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे एक यहाँ पर बैलेंसर होता था, ये बैलेंसर, और इसके साथ आपको पता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे अटैच होता था किसी भी एक इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, किसी भी
दो प्लेस, ये तराजू बनाया मैंने, ऐसे रफली ही बनाया, इतना अच्छा नहीं बनाया, ठीक है। ये बैलेंसर है आपका, क्या ये बैलेंसर, बैलेंस, बैलेंसिंग के लिए। अगर इधर आप 2 kg वाला जो आपको पता है ये स्टोन रख दिया आपने, क्या किया, ये 2 kg वाला स्टोन रख दिया, तो आप इसके रिलेटिव में अगर 2 kg क्या करोगे, वेट को मेजर करोगे, तो यहां पर आपने क्या रख दिया, वेट, ठीक है, क्या रख दिया आपने, ये वेट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि अगर ये बैलेंसर बिल्कुल मिड में है, क्या बिल्कुल मिड में, तो आप यहां से क्या करोगे, 2 kg जो आपको स्टोन का वेट पता था, इसके रिलेटिव में आपने क्या मेजर कर लिया, 2 kg वेट, क्या मेजर कर लिया आपने, 2 kg वेट, जो आप क्या करते हो, गेहूं का आपने वेट कर लिया है, किसके रिस्पेक्ट में, स्टोन के रिस्पेक्ट में। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी दूसरे, क्या कह सकते हो आप, सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में किसी अदर का क्या फाइंड आउट करना, वेट फाइंड आउट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके रिलेटिव में हमें इसका मास फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिलेटिव एलिमेंट लिया गया वेट करने के लिए, वो क्या लिया गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन लिया गया, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को हमने क्या माना, रिलेटिव एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अजम्पशन कर लिया, ठीक है, वो क्या किया, अज्यूम द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। क्या फाइंड आउट, क्या कर लिया हमने, एटॉमिक मास कितना हाइड्रोजन का, 1, ये अजम कर लिया, ठीक है। साइंटिस्टों ने किया ऐसा कुछ, लेकिन अगर हमें अब फाइंड आउट करना है क्या, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तब फाइंड आउट किया, तो क्या हुआ, देखा गया कि एक कार्बन का एटॉमिक मास, एक कार्बन का एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हमें 12 हाइड्रोजन क्या हुए, 12 हाइड्रोजन क्या हुआ, एक कार्बन के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए 12 हाइड्रोजन एटम आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के, एज्यूम द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो एटॉमिक मास ऑफ क्या निकालना है, कार्बन, यानी कि एक कार्बन के एटम का एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, 12 हाइड्रोजन एटम आर रिक्वायर्ड। मतलब तो इससे हमें पता चला, अगर एक, जैसे ऐसे ही अगर मैं क्या किया, इधर कार्बन रखा एक साइड मैंने, जैसे इस साइड भी हम क्या करते हैं, वीट की जगह कार्बन रखेंगे, तो इधर एटॉमिक मास, मतलब ये जो बैलेंसर ये किसकी तरफ चला जाएगा, कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन इज हैवियर देन दी हाइड्रोजन। इस साइड हमने अज्यूम कर लिया हाइड्रोजन है, और इस साइड हमने अज्यूम कर लिया कि कार्बन है। तो कार्बन इसमें हमने इस तराजू में रखा, इस साइड वाला बैलेंसर में, सॉरी इस साइड तराजू में रखा, तो क्या हुआ, ये कार्बन का क्या है, ये बैलेंसर कार्बन की तरफ हो गया। तो हम यहाँ पर रखते गए, तो हमें कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई, 12 हाइड्रोजन की क्या हुई, 12 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई। तो इससे पता क्या चला कि एक कार्बन का एटॉमिक जो मास है वो कितना है, 12, कितना है, 12, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, लेकिन ये सभी के लिए वैलिड नहीं रहा बेटा, ये क्या नहीं हुआ, सभी के लिए वैलिड नहीं हुआ हाइड्रोजन एटम। क्यों वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, क्या है, हाइड्रोजन जो है वो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है। सो इट रिएक्ट विद other element and combine them। इसी वजह से क्या ये ड्रॉबैक होगी। फिर क्या किया साइंटिस्टों ने, कार्बन एटम्स को लिया, किसको लिया, कार्बन एटम्स को। तो रिलेटिव मास को ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए किसको लिया आप कह सकते हो कार्बन एटम को। तो ऐसे ही जैसे हमने क्या है अजम्पशंस किया था
कि एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो कितना है 1, कितना है बेटा 1। तो ऐसे ही किसी न किसी तरीके से करके जो साइंटिस्टों ने पता लगाया, कार्बन एटम जो कौन सा है, कार्बन एटम C12, कौन सा है C12, आइसोटोप ऑफ C12। तो कार्बन एटम C12, कार्बन एटम ऑफ C12 के एक एटम का मास जो है, यानी कि 1 एटम का जो एटॉमिक मास है वो किसी ने किसी तरीके से फाइंड आउट किया और वो उनको मिला 1.9954 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्लियर है इतना। तो देखो हाइड्रोजन को क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या था, रिएक्टिव एलिमेंट था। तो फिर उसकी जगह कौन आया, कार्बन 12 आइसोटोप आया। तो एक एटम का मास फाइंड आउट किया साइंटिस्ट ने, वो कितना मिला 1.995 इंटू 10⁻20 ग्राम, -23 ग्राम। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 1 एटम का क्या मिला उनको, मास मिला। और इसी तरीके से उन्होंने पता लगाया कि 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट में, सॉरी 1 एटम में, सॉरी 1 एटम में, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन कंटेन 12 AMU। कितना यूनिट रखता है, 12 AM यूनिट, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। या इसको आप यू से भी कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो यू से। यू का मतलब होता है बेटा यूनिफाइड। क्या मीनिंग होता है यू का, यूनिफाइड। क्या मीनिंग होता है, यूनिफाइड। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन को रिजेक्ट करने के बाद कार्बन 12, यानी कि कार्बन का 12 जो आइसोटोप है वो लिया गया और उसके एक एटम का मास कितना है 1.9954 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये तो ग्राम में है, ये किस में है, ग्राम में मास निकला उसका। लेकिन कार्बन के एक एटम का जो है मास वो AM यूनिट में कितना हुआ 12, किस में हुआ 12। तो यहां से अगर हम एक AMU की वैल्यू निकालें, 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 एटम, यानी कि 12 को इधर ले आए, 12 को हम क्या किया इधर लेके आए, तो क्या हुआ 1 एटम डिवाइड बाई 12th मास ऑफ कार्बन एटम, 12th मास ऑफ C एटम, यानी कि कार्बन एटम। क्लियर है इतना, ठीक है। तब इसको सोल्व किया तो 1 एटम का मास कितना है, 1 एटम के कार्बन का इन ग्राम में कितना है बेटा 1.9954 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई 12, तो इसको तब सोल्व किया तो कितना आया, वो जो वैल्यू आई वो आई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितनी आई 24 ग्राम। तो ये क्या किया हमने, 1 AMU यूनिट किसके इक्वल हो गया है, 1, देखो 1 MU यूनिट किसके इक्वल हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो यहाँ पर जो हम करने जा वो किया है हमने, वो क्या किया, रिलेशन निकाला है ग्राम में और AMU यूनिट में। तो मैंने क्या बोला कि कार्बन का जो है, एक कार्बन के एटम का मास जो कि आइसोटोप है कार्बन वाला कौन सा 12, उसका इतना किसी न किसी तरीके से साइंटिस्ट ने फाइंड आउट कर लिया एटॉमिक जो है वेट या मास। क्लियर है। एक कार्बन का एटॉमिक जो है 1 कार्बन का जो एक एटम होता है उसका वेट फाइंड आउट किया इन AMU, कितना 12 AMU, कितना फाइंड आउट किया 12 AMU, यानी कि एटॉमिक मास। तो इन दोनों को क्या कर दिया, सिर्फ कंपेयर कर दिया। यहाँ से एक AMU की यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 एटम का जो एटॉमिक वेट था डिवाइड बाई 12 को इधर ले आए थे, तो इनको सोल्व किया तो कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया है 1 AMU की यूनिट आ गई है। किसकी यूनिट आ गई है, ये 1 AMU की। क्लियर है इतना। तो फिर इसके बाद देखिएगा, एक मिनट पेज को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे ही हम हाइड्रोजन के एक एटम का क्या निकालना चाहे, एटॉमिक मास निकालना चाहिए, वो तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ
हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। तो वो कैसे निकालेंगे देखिएगा, वो देखो, जो हाइड्रोजन का एक एटम होता है बेटा, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन contain 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना वेट होता है एक हाइड्रोजन के एटम का। ठीक है, तो अगर हम इसका फाइंड आउट करना चाहें, क्या एएमयू में फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, एएमयू में फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है ये तो ग्राम में है। ठीक है, और एक एमयू की यूनिट कितनी होती है आपकी, आपने अभी भी फाइंड आउट की थी, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो जिसको अगर आप सोल्व करोगे, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, इसको सोल्व किया तो क्या आएगा आपके पास 1.0078 AMU। तो किसी भी एटम यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर आपको एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो उसका एटॉमिक जो एटम का क्या है मास इन ग्राम को डिवाइड कर दोगे 1 AMU यूनिट से। 1 AMU यूनिट ये होती है। ठीक है, और ये क्या था, एक हाइड्रोजन के एटम का मास था किसमें, ग्राम में, तो ये आया आपका 1.078 AMU। और आपको पता है हाइड्रोजन का जो क्या होता है एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 1.0078। इसको हम राउंड ऑफ करके क्या ले लेते हैं, सिर्फ 1। क्या कर लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था ये हम कैसे एएम यूनिट को रिलेट कर सकते हैं किससे, ग्राम से, कैसे इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ आपने कैसे क्या किया था, एटॉमिक जो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये सब कुछ क्या है आपका कहाँ से आया है, ये एटॉमिक मास यूनिट, और जो है ये साइंटिस्ट ने रिलेटिव एटॉमिक मास से फाइंड आउट किया है। किससे फाइंड आउट किया है, रिलेटिव एटॉमिक मास से। तो अभी हम यहाँ एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये देखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इट इज डिफाइंड एज दी number of time an atom of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12। क्लियर है कि एक जो एटम है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, वो कितना हैवियर है किससे, कार्बन टेकन एज 12, यानी कार्बन का जो हमारा आइसोटोप था C12 से, उससे कितना ज़्यादा हैवी है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। आपको पता चला C12 हमने क्यों लिया है, हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अभी हम यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU। सभी को पता चल गया होगा पीछे AMU यूनिट में हमने क्या डिस्कस किया था। तो AMU क्या होता है, वन एटॉमिक मास इज इक्वल किसके इक्वल था, 1/12, यानी कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि कोई भी 1 AMU यूनिट क्या होता है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इसको हम क्या कहेंगे 1 AMU यूनिट। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ
12 आइसोटोप। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि एम यूनिट किसके इक्वल होगा कि 1/8 का क्या 12th हिस्सा ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे AMU यूनिट। क्लियर है AMU यूनिट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। जितने भी क्या है हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, सॉरी ये कट हो गया, यहां से लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, जो हम जितने भी एटॉमिक मास पढ़ते हैं, जैसे कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है, जो है ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है वो है 16। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, ये एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है ये एवरेज एटॉमिक मास। जितने भी हम मास स्टडी कर रहे हैं या हम पीरियोडिक टेबल में दिया गया है वो क्या है एवरेज एटॉमिक मास। तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं बोरॉन की, किसकी बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन का अगर एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बोरॉन। तो जैसे आपको पता है बोरॉन के 2 आइसोटोप होते हैं। कितने आइसोटोप होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं, 5, 10 और 5 बोरॉन 5, 11, 5, 10 और 5, 11। क्लियर है। तो अगर हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है एटॉमिक मास, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इनका हम क्या निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। और उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप इनटू प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप डिवाइड बाय 100। देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। ये फिर परसेंटेज क्या होती है, जो परसेंटेज होती है ये होगी परसेंटेज एविडेंस। परसेंटेज एविडेंस परसेंटेज एविडेंस मतलब क्या होगा इसका परसेंटेज एविडेंस का। तो ये जो परसेंटेज एविडेंस है मतलब इसका होगा कि जो बोरॉन, जैसे ये ले लिया हमने आइसोटोप 1, ये लिया आइसोटोप नंबर 2, तो परसेंटेज एविडेंस का मतलब ये है कि जो एक आइसोटोप है किसी भी एलिमेंट का वो अर्थ क्रस्ट में कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे ये जो इसकी जो बोरॉन 5, 11 है इसकी परसेंटेज होती है, ये होती है अप्रोक्स 81%। कितना होता है ये 81%। और जो 5, 10 है ये होता है 90%। कितना होता है 19%। क्लियर है। अगर ये वाली वैल्यू अब हम इस फॉर्मूला में पुट करते तो एवरेज मास क्या आएगा, तो परसेंटेज कितनी है, मैंने 1 किसको मानना है इसको, तो इसकी वैल्यू रखो आप कितनी। एक्चुअली में हम आइसोटोप 1 उसी को मानते जो कि परसेंटेज एविडेंस ज़्यादा होती है, लेकिन कोई नहीं हम पुट कर लेते हैं 19 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 कितना है 10 प्लस 81 इंटू 11 डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1081 डिवाइड बाई 100। तो कितना वैल्यू आया 10.81 AMU।
सॉरी 10.81 AMU। ये इसका क्या आया है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या है ये, एवरेज एटॉमिक मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे काफ़ी टाइम एवरेज एटॉमिक मास निकलवाता है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना चाहिए। ठीक है, आपको याद करना ही होगा ये वाला फॉर्मूला। ओके, इसके बाद है ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल डेफिनेशंस आएंगे अब। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी भी एटम्स के मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे उसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इन एक्सप्रेस्ड ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 AMU। अगर इसी को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो ये जो 16 ग्राम लिखा है इसको हम क्या कह देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। क्या कह देंगे बेटा, ग्राम एटॉमिक मास। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म है मोलिकुलर मास। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, मोलिकुलर मास क्या होता है, क्योंकि आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में तो मोलिकुलर मास निकालने की बहुत ही रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर। ओके, तो उसको आपको क्या है बहुत ही अच्छे से समझना है, मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो मोलिकुलर मास क्या होता है, इट इज द टोटल सम ऑफ atomic mass of each element. It is the total sum of atomic mass of each element present in the given formula या molecules। क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल से क्लियर करते बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, इसका आपको कह दिया जाए कि मोलिकुलर मास फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो टोटल सम करना है किसका, एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एक ही कार्बन का करते हैं, एक हाइड्रोजन का कर लेते हैं, और क्या करते हैं एक ही ऑक्सीजन का फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। तो कैसे करना है, अब ऐसे लिख लेना स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको इनिशियली प्रैक्टिस करना है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हमने, कार्बन, यहाँ लिख लिया हमने हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लिखा, ऑक्सीजन। क्लियर है? तो एक कार्बन का एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब ये तो एक का है, लेकिन है कितने, 6 ना, ईच एलिमेंट। तो 12 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, और हाइड्रोजन कितने 12, तो 1 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ऑक्सीजन कितने हमारे पास 6, तो कितना आएगा, ठीक है 72, 12, 36, इन सभी का सम कीजिए, 72, 12, 96, 2, 4 और 6, 0, 7, 8 और 9, 7, 8, यानी कि 180। क्या आ गया ये, 180 ग्राम। क्या आ गया ये, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। C12H22O11, ये क्या है, शुगर। ठीक है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोलिकुलर मास कितना होगा। जैसे H2SO4, ये कमेंट में इसका फॉर्मूला लिख के तब इसके सामने क्या लिखना है, इसका मोलिकुलर मास। ऐसे ही H2SO4 का फाइंड आउट करना है। चलो एक और मैं करा देता हूँ आपके लिए, ठीक है, वो करा देते हैं हम। जैसे HCl का मोलिकुलर मास कितना होगा, ठीक है। तो HCl का जो मोलिकुलर मास है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
एक हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1। एक क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं वो कितना होता है 35.5। तो टोटल कितना हुआ 36.6 ग्राम। क्लियर है, सभी को क्लियर है। जैसे चलो एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं हमने एक एग्जांपल्स और लिया, तो उसमें हमने फाइंड आउट किया कौन सा एग्जांपल है, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा एटॉमिक मास कितना होता है 24। एक ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 का 32, हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 कितना आ गया ये 34 और 24, 34 और 24, 8 और 58 कितना आ गया 58 ग्राम। कितना आ गया 58। और ये दो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करते हो। अभी क्या है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, किसी भी मोलिकुलर मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। क्या कहेंगे उसको ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर है। इसके बाद जो होता है वो होता है फॉर्मूला मास। क्या होता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या होता है वो समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या होता है देखो, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं NaCl। NaCl आपको पता है NaCl क्या होते हैं सॉलिड होते हैं। NaCl क्या होता है बेटा जी बोलिए सॉलिड होगा। तो सॉलिड है तो सॉलिड का जो मास है उसको हम अगर इसका क्या निकालें सॉलिड का अगर हम क्या निकालते हैं मास निकालते तो उसी को हम क्या कहेंगे फॉर्मूला मास कहेंगे। किसी भी सॉलिड के मास को हम क्या कहेंगे फॉर्मूला मास। अब ऐसा क्यों फॉर्मूला मास। अब बात आती है बेटा जी ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होगा वो समझिए ऐसा क्यों होता है। देखो NaCl सॉलिड होता है तो इसमें जो पार्टिकल हैं ये हम 2 डायमेंशनल में पार्टिकल को ऐसे अरेंज करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है दिखा सकते हो सर आप, ठीक है। ये क्या है मैं बिल्कुल पार्टिकल को पास क्या दिखा दिया है कि सॉलिड दिखा दिया। एज्यूम कीजिए कि ये NaCl है, एक पार्टिकल Na का है, सेकंड वाला Cl, एक Na एक Cl, इसी तरीके से क्या ये NaCl। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी है 2 डायमेंशनल में। किसमें ये 2 डायमेंशनल में। क्लियर है। आपको पता है लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स होती है। कैसी स्ट्रक्चर्स होती है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है। तो उसको समझाने के लिए अगर आपको समझाए जैसे पार्टिकल ये है, ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया मैंने ये, और इनके बीच में स्पेस दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्लियर है। ये ऐसे आपस में क्या है ज्वाइंट है। क्लियर इतना। तो देखो जो ये पार्टिकल है इसके एक बीच में इधर पार्टिकल होगा, इसके पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ, और इसके ऐसे साइड में भी क्या होगा पार्टिकल होगा। पीछे की तरफ भी होगा, आगे की तरफ तो है ही, पीछे की तरफ भी होगा। जैसे ये मैं पेन देख पा रहा हूं, आप इस पेन को इधर से देखोगे इधर से, तो क्या आपको इसकी पीछे वाली टेल दिखेगी, ये वाली टेल नहीं दिखेगी। तो इसको मेरे को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा टिल्ट करना पड़ेगा। अब ये वाला एंड और ये वाला एंड आप देख सकते हो। तो ऐसे ही सॉलिड को थोड़ा सा मैं टिल्ट करता हूं तो ये आगे वाला पार्ट आपको दिख जाता है, लेकिन पीछे वाला टिल्ट करोगे तभी दिखेगा ऐसे इस तरीके से। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती है। और ये जो कैसे स्ट्रक्चर्स होती है क्यूब वाली फॉर्म में। किस वाली फॉर्म में होगी बेटा ये क्यूब वाली फॉर्म में क्या होगी आपकी स्ट्रक्चर्स होगी ऐसे। क्लियर है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, तो ये मैंने कॉर्नर, ये क्यूब के कॉर्नर पे तो Na दिखा दिया। क्या दिखा दिया Na। इधर भी क्या दिखा दिया मैंने ये Na दिखा दिया। और इसके ऐसे मिड में, ऐसे बिल्कुल मिड में जो मैंने दिखा रहा है स्मॉल पार्टिकल जो हैं ये वाले, ऐसे इसके पीछे ऐसे यहाँ भी कोई होगा पार्टिकल, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। देखो जो लार्ज वाले हैं, मैं ये लार्ज वाले यहाँ लिख रहा हूँ, लार्ज वाला जो पार्टिकल मैंने सर्कल से दिखाया ये किसका है Na पॉजिटिव, और जो छोटे वाला है ये किसका है Cl नेगेटिव। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि जो ये स्मॉल है ये वाला स्मॉल,
तो स्मॉल पार्टिकल है ये इस वाले Na का है या इस वाले का है, ये जो है ये वाला ये इस वाले Na का या इस वाले का। तो ऐसे इन सभी को अगर आप ज्वाइंट करो तो इनकी भी एक क्या बन जाएगी, क्यूब वाली स्ट्रक्चर्स बन जाएगी ऐसे, और एक ये नेटवर्क सॉलिड बना लेगा। अगर सॉलिड हम NaCl की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो एक Na है, 1 Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाई 6 Cl नेगेटिव, और ऐसे ही 1 Cl नेगेटिव इज सराउंडेड बाई 6 Na पॉजिटिव। क्लियर है? तो ऐसे तो हमें NaCl कैसे लिखना चाहिए, NaCl 6 वाली लिखनी चाहिए, लेकिन ये तो एक पार्ट ही दिखाया मैंने, ऐसे ही अदर पार्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, NaCl N, और इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, NaCl N, क्या लिख देंगे N। लेकिन इतना ज़्यादा क्या है, आपका सॉलिड तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो इतने बड़े सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना क्या है, पॉसिबल नहीं रहता है। अगर पॉसिबल भी है तो क्या है, टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से सिर्फ अगर हम इसके फॉर्मूले का मास निकाल लें तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास। क्या कहेंगे उसका हम, फॉर्मूला मास। समझ आया क्यों फॉर्मूला? तो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का हम फॉर्मूला मास फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3 डायमेंशनल, ये क्या है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगी। और ऐसे में क्या है, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 1000 हो सकती है, 100 हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से उसका जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना क्या एक डिफिकल्टी रहती है, इसी वजह से हम फॉर्मूला मास निकालते। तो फॉर्मूला मास कितना होगा, आपको पता है 1 Na, यानी कि 1 Na का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 23। कितना होता है, 23, ठीक है। और Cl का कितना होगा, Cl का अभी बताया था मैंने, ठीक है, 35.5। इन दोनों को ऐड कर दो आप, कितना आ जाएगा, 0.58, 58.5 ग्राम। तो आपका क्या है, NaCl का फॉर्मूला मास कितना आ गया, 58.5 ग्राम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपका कि कोई भी सॉलिड होता है उसका हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। और फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, उसके फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला मास हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है। और जैसे इसमें मैंने बताया कि एक Na को एक यूनिट में बता रहा है, बेसिक लैटिक साइट में क्या है, एक यूनिट में एक Na पॉजिटिव को 6 Cl क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, और ये Cl को भी 6 Na पॉजिटिव सराउंड करते हैं। इसी तरीके से N6 और Cl 6 लिखना होगा। तो एक यूनिट है, ऐसी ही क्या होंगी, डिफरेंट यूनिट होगी, n नंबर ऑफ यूनिट, तो n क्या आ जाएगा वहाँ पर, हम n लिख सकते हैं। इसी वजह से उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना डिफिकल्टी रहता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम NaCl का क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास। क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास। तो ये सब क्या था, आप कह सकते हो फॉर्मूला मास। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, फॉर्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हो, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, AMU यूनिट क्या होती है, ये सब कुछ डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, जो कि इस यूनिट का कह सकते हो आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में आपको ये पीछे की जो भी बातें मैंने बताई ये सब कुछ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।